नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंटमोलॉजी के लेक्चर के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा इंटमोलॉजी का लेक्चर है इसमें हमको क्या देखना है, पहले तो बात देख लो भैया। जेनेटिक्स जो है वो हम ख़त्म कर चुके हैं, इससे पहले ब्रीडिंग भी हम ख़त्म कर चुके हैं, पैथोलॉजी और निमेटोलॉजी की सारी क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं। इंटमोलॉजी की हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आज चौथी क्लास है। इसके बाद हमारा IPM जो है सिर्फ शेष रह जाएगा। ठीक, आज हम आप क्या क्या करेंगे, ब्रीफ हिस्ट्री जो जहाँ से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, थोड़ा सा वो कुछ पेस्ट के बारे में, जो मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के पेस्ट होते हैं, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ये बहुत सारे मतलब कंट्रोल मेजर्स के बारे में हम आज जानेंगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते रहे हैं PCS वगैरह में, मतलब जनरल PCS में इसके कई सारे क्वेश्चंस पूछा है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्या, क्रोनोलॉजी ऑफ एंटमोलॉजी। क्रोनोलॉजी ऑफ एंटमोलॉजी में क्या करना है, हमको कुछ हिस्ट्री के बारे में जानना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो 1951 में सबसे पहले RH पेंटर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, रेसिस्टेंट शब्द की खोज की थी। रेसिस्टेंट मतलब क्या होता है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता शब्द की जो खोज हुई थी, प्रतिरोध मतलब क्या भैया, रोध मतलब रोकना, प्रति मतलब किसी के प्रति, तो मतलब भैया क्या है, अगर डिजीज रेसिस्टेंट है तो डिजीज के प्रति रोकना लगाएगा। इंसेक्ट रेसिस्टेंट मतलब इंसेक्ट के प्रति रोध लगा देगा, नहीं रोक जाएगा। तो भैया उस क्रॉप में क्या होगा, इंसेक्ट लगेंगे ही नहीं। तो ऐसे एक किताब लिखी थी RH पेंटर ने अपनी, इंसेक्ट रेसिस्टेंट इन क्रॉप प्लांट। ठीक, उसी में सबसे पहले रेसिस्टेंट शब्द की खोज की थी। तो भैया अगर आ जाए रेसिस्टेंट शब्द की खोज किसने की थी, तो क्या बताएंगे, RH पेंटर ने। ठीक, आगे, ही हैज़ नोन एज द फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस। इसी के लिए इनको क्या कहा जाता है, जो RH पेंटर थे इन्हीं को क्या कहा जाता है, होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट का फादर कहा जाता है। होस्ट प्लांट असिस्टेंट का फादर किसको कहा जाता है, RH पेंटर को कहा जाता है। 1962 में एक किताब है साइलेंट स्प्रिंग, रेकेल कैरसन ने इसको लिखा था। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा, 2 बार PCS में ऐसे ही पूछी गई है, मतलब जनरल PCS में। ठीक है, रेकेल कैरसन, तो हम तो भैया जो है इसको देखे थे अपना इंटमोलॉजी वाली में, तो हमको याद था, तो भैया फटाक से मार दिए थे। तो 1962 में क्या होता है, रेकेल कैरसन ने जो है क्या लिखी थी, साइलेंट स्प्रिंग बुक किताब लिखी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1962 में रेकेल कैरसन ने साइलेंट स्प्रिंग बुक लिखी थी। 1964 में पब्लिकेशन ऑफ द बुक बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड वीड्स, एक किताब लिखी थी, किसने, पॉल डी बैक ने। किसने, पॉल डी बैक। पॉल डी बैक ने कौन सी किताब लिखी थी 1964 में, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड वीड्स। बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में एक किताब लिखी, इंसेक्ट पेस्ट और वीड्स के रिलेटेड। ठीक है, किसने, पॉल डी बैक ने। याद रखिएगा 1964 में बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड वीड्स किसने लिखी थी, पॉल डी बैक ने। उसके बाद 1973 में परमेथ्रिन, जो पहला फोटोस्टेबल पैराथ्रॉइड्स खोजा गया था, वो क्या था, परमेथ्रिन। ठीक, इसके बाद 1975 में एल्कार यानी जो हेलिकोअर्पा आर्मीजेबका न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरस, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरस NPV। NPV क्या है, एक नैविक नियंत्रण है। मतलब क्या है भैया, वायरस वगैरह का यूज करके हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, किसको, इंसेक्ट को। मतलब किसी के इंसेक्ट पे जो है लगने वाला जो, मतलब किसी इंसेक्ट का ही क्या मतलब वायरस है, कोई वायरस है जो किसी कीड़े को डेथ करता है, उस वायरस को हम यूज करें एज कैसे, इंसेक्ट रेसिस्टेंट के भी, मतलब इंसेक्टिसाइड के रूप में। ठीक, तो ऐसा क्या हो, एल्कार पहली बार यूज किया गया था। एल्कार क्या है, हेलिकोअर्पा का न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरस है। इसको हमने बाल वर्म के कंट्रोल के लिए, कॉटन का जो बाल वर्म होता है उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली बार 1975 में यूज किया था। कई बार पूछा गया है एल्कार क्या है। ठीक, क्या है, NPV है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरस है। इसका हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा ग्राम पॉड वायरस का किसको कंट्रोल करता है, बाल वर्म ऑफ कॉटन को कंट्रोल करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, 1987 में डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, इसको हम अपने टेस्ट पेपर में पूछे थे पिछले वाले। पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा बनाया गया था, टोबैको बनाया गया था। किसने बनाया था, यम वैक ने बनाया था। ठीक, जो BT टोबैको बना था एक किसके कंट्रोल के लिए बना था, ये मेडुका सेक्स्टा एक भैया इंसेक्ट होता है, उसके कंट्रोल के लिए बनाया गया था। किसके, मेंडुका सेक्स्टा। जैसे हमारा जो BT कॉटन बनाया गया था, किसके कंट्रोल के लिए बनाया गया था, कॉटन बालवर्म के लिए। ठीक, ऐसे जो है हमारा जो BT टोबैको बनाया गया था, मेंडुका सेक्स्टा एक इंसेक्ट है, उसके कंट्रोल के लिए बनाया गया था। ठीक, जो ये भैया एमवैक हैं, कहाँ काम कर रहे थे, बेल्जियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी में ये काम करते थे। इन्होंने पहला ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया था, किसमें, तंबाकू में, 1987 में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कई बार पूछी गई है, टोबैको है, 1987 में बनी थी, एमवैक ने बनाई थी, बेल्जियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी में काम करते थे, और मेंडुका सेक्स्टा से कंट्रोल करने के लिए BT टोबैको बनाया गया था। ठीक, उसके बाद पहले इंटोमोलॉजिस्ट, फर्स्ट इंटोमोलॉजिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहले इंटोमोलॉजिस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अपॉइंट किए गए थे, कौन किए गए थे, लियोनेल डी नेकविल्ले। कब, 1901 में।
ठीक, उसके बाद दूसरे सेकंड एंटोमोलॉजिस्ट एच एम लेफ्रे कब करेंगे? 1903 में। ध्यान रखना, लियोनेल डी नेक्विले कब? 1901 में। एच एम लेफ्री कब? 1903 में। ठीक, ये क्या थे? सेकंड एंटोमोलॉजिस्ट थे। और लियोनेल डी नेक्विले क्या थे? फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे। दोनों क्वेश्चन कई बार पूछेगा, याद रखिएगा। इसके बाद आती है बात एच एस पृथ्वी की, हेम सिंह पृथ्वी। ये क्या थे? एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को इन्होंने बनाया था 1938 में। एच एस पृथ्वी या हेम सिंह पृथ्वी इनको कहा जाता है। 1938 में इन्होंने क्या किया था? एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया था। ठीक, आगे बात करते हैं। विलियम किर्बी का नाम आप लोग सुने होंगे, फादर ऑफ एंटोमोलॉजी ये कहे जाते हैं, विलियम किर्बी। ठीक, पहला लीगल लॉ जो इंडिया में पास किया गया था, कौन सा पास किया गया था? DIPA मतलब डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट। कब पास किया गया था? 1914 में। जबकि क्वारंटाइन एक्ट कब पास किया गया था? ध्यान रखना, क्वारंटीन एक्ट सब पूछे जाते हैं। क्वारंटीन एक्ट 1912 में पास किया गया था। क्वारंटीन एक्ट 1912 में, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट यानी दीपा 1914 में। इसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन स्टोरेज ये इंस्टीट्यूट खोला गया था सबसे पहले कहाँ? फरीदाबाद में। कब? 1946 में। फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। पहला जो क्वारंटाइन एक्ट है वो 1912 में, जबकि क्वारंटाइन इंस्टीट्यूट जो हमारा क्या है? डिस्ट्रक्टिव डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। ठीक, कब बना था? फरीदाबाद में 1946 में। ठीक, और डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट कब? 1914 में। ध्यान रखना, क्रम से बता दें आपको फिर से एक बार। देखो, क्वारंटाइन एक्ट कब? 1912। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट कब? 1914। प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज एक्ट ये इंस्टीट्यूट कब? 1946। ठीक, कहाँ? फरीदाबाद में इंस्टीट्यूट खुला है। आगे बात करते हैं। इंसेक्टिसाइडल एक्ट कब बना था? 1968 में बना था और 1 जनवरी 1972 से क्या हुआ था? फोर्स में आया था, नहीं लागू हो गया था। बना कब था इंसेक्टिसाइडल एक्ट? 1968 में। और लागू कब से हुआ? 1 जनवरी 1971। 2 साल बाद ये लागू हो पाया था। ठीक, आगे आज बहुत ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें नहीं, आज क्या है भैया, जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं वो पॉइंट्स हैं कुछ। ठीक, आगे बात करते हैं इकोनॉमिक डिसीजन लेवल ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड। भैया कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी पेस्ट पॉपुलेशन कितनी होगी तो उसको क्या कहा जाता है? एक होता है पहले डैमेज बाउंड्री, आल्सो कॉल्ड, इसको हम डैमेज थ्रेशोल्ड भी कहते हैं। डैमेज बाउंड्री को क्या कहते हैं? डैमेज थ्रेशोल्ड भी कहते हैं। द डैमेज बाउंड्री इज लोएस्ट लेवल ऑफ इंजरी। यहाँ पर क्या है? सबसे कम लोएस्ट लेवल ऑफ इंजरी है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? मीजर कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं? जांच सकते हैं, मीजर कर सकते हैं। ठीक, मतलब वो सबसे कम इंजरी वाला लेवल जिसको हम मापना शुरू कर सकते हैं, जहाँ से हम मापना शुरू करते हैं वही हमारी क्या है? डैमेज बाउंड्री। जहाँ से डैमेज स्टार्ट हुआ वो क्या है? डैमेज बाउंड्री है। दिस लेवल ऑफ इंजरी अकर्स बिफोर इकोनॉमिक लॉस। ये इकोनॉमिक लॉस के पहले की वो है, मतलब यहाँ से यहाँ क्या हुआ? जैसे मान लो ये हमारा क्या है? डैमेज बाउंड्री है। यहाँ के पहले क्या हो रहा था? इकोनॉमिक लॉस हो ही नहीं रहा था। भैया एक कीड़ा अगर खेत भर में तुम्हारे लग जाए तो उसको क्या गिनोगे तुम? तो कहाँ से तुम गिनना स्टार्ट करोगे? डैमेज बाउंड्री से, जहाँ से नुकसान होना स्टार्ट हो जाए, तुम्हारा क्या? इकोनॉमिक लॉस होना स्टार्ट हो। ठीक, मतलब यहाँ से क्या होगा? इसके ऊपर जो है क्या होगा? इकोनॉमिक लॉस होगा, इसके नीचे जो है इकोनॉमिक लॉस होगा ही नहीं। आगे बात करते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल और इकोनॉमिक इंजरी लेवल। 2 टर्म हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल में क्या होता है? यहीं से हम क्या करते हैं? कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुंचने नहीं देना है इंसेक्ट पॉपुलेशन को। ठीक, ये वो पॉपुलेशन होती है जहां पर हम क्या करते हैं? दवा और अपना जितने भी मेजर्स हैं IPM का यूज करना हम शुरू कर देते हैं। ठीक, फिजिकल मैनेजमेंट, केमिकल मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, जितने भी मैनेजमेंट है कहाँ से शुरू करते हैं हम? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पर। क्यों? क्योंकि इसके आगे हमको क्या करना है? इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक जाने से रोकना है। अगर इकोनॉमिक इंजरी लेवल पर पहुंच जाता है तो फिर समस्या पैदा हो जाती है हमारी, क्या होती है? इकोनॉमिक लॉस होना तेजी से शुरू हो जाता है। इट इज आल्सो रिफर्ड एज एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल। इसको एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं? हम एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल की। इकोनॉमिक इंजरी लेवल हमारा वो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है जहाँ पर क्या होता है? इकोनॉमिक डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब जहाँ से इकोनॉमिक लॉस शुरू हो गया वहाँ पर हमें क्या करना है भैया? इकोनॉमिक इंजरी लेवल पर जैसे पहुँचा है, अब हमें क्या करना है? कंट्रोल मेजर नहीं यूज करना है, सीधे क्या करेंगे हम भैया? सीधे आप केमिकल का यूज कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि केमिकल ही यूज करके आप कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत हाई हो चुकी है। ठीक, तो यहाँ क्या करना है? इकोनॉमिक डैमेज होना स्टार्ट हो गया है तेजी से। आगे बात करने जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? ये वो पोजीशन होती है जहाँ, जैसे मान लो एक इंसेक्ट है, ठीक, एक इंसेक्ट है, वो किसी क्षेत्र में अगर मतलब एक खेत में 100 पाए जा रहे हैं तो बहुत जनरल है, क्या है? सामान्य है। तो
ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी, उस इंसेक्ट की जनरल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। जैसे एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी, एक एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी फॉर एन इंसेक्ट पॉपुलेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, जो लंबे समय तक बनी रहती है। अब भैया हम कोई भी टेम्परेरी इंटरवेंशन करेंगे उससे पेस्ट कंट्रोल के लिए, तो उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक, कोई भी हम दवा ववा यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या है, उसकी एवरेज पॉपुलेशन है, उतनी पॉपुलेशन तो उसकी हमेशा बनी रहती है। ठीक, तो उस पर हम कंट्रोल मेजर्स नहीं लगाते हैं। आगे बात करते हैं, कुछ कैटेगरी ऑफ पेस्ट की बात करते हैं। कुछ कई प्रकार के पेस्ट होते हैं, जैसे हमारा क्या है, के पेस्ट। के पेस्ट हमारा क्या होता है, देखो ये क्या होते हैं, मोस्ट सीवियर एंड डैमेजिंग पेस्ट, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले पेस्ट हैं। जैसे कॉटन बालवर्म है, डायमंड बैक मॉथ है, या ग्राम पॉड बॉरर यानी हेलिकोरपा आर्मीजेरा है। देखो दीज आर मोस्ट सेवर एंड डैमेजिंग, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कहाँ से कहाँ तक, इनका जो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कहाँ पर होती है, एबव द डैमेज बाउंड्री और एबव द इकोनॉमिक इंजरी लेवल। क्या होता है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल से काफ़ी ऊपर होते हैं के पेस्ट। ये जो नुकसान पहुंचाते हैं क्या होते हैं, इकोनॉमिक इंजरी लेवल से ऊपर। ठीक, क्या होगा यहाँ पर नुकसान यानी काफ़ी हो चुका है। आगे बात करते हैं मेजर पेस्ट की। मेजर पेस्ट हमारे क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, क्लोज टू EIL बट इकोनॉमिक डैमेज अवॉइड बाय द टाइमली इंटरवेंशन। अच्छा देखो, इकोनॉमिक इंजरी लेवल के पास हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंटरवेंशन करते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल मेजर्स यूज करते हैं, तो क्या होता है, ये कंट्रोल हो सकते हैं। के पेस्ट में क्या है, वो पहले से इकोनॉमिक इंजरी लेवल पार कर चुके हैं। ये हमारी क्या है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल है। ठीक, यहाँ पे क्या है, हमारे नुकसान होना शुरू हो चुका है, इकोनॉमिक लॉस होना शुरू हो चुका है। अच्छा, जो मेजर पेस्ट है वो क्या है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल के एकदम पास पहुंच चुके हैं, अभी पार नहीं किए इसको, तो यहीं पर हम क्या करते हैं, अगर इंटरवेंशन कर देते हैं तो वो क्या कर लिए जाएंगे, कंट्रोल कर लिए जाएंगे। ठीक, ऐसे पेस्ट क्या कहलाते हैं, मेजर पेस्ट कहलाते हैं। ऐसे पेस्ट, मेजर पेस्ट जो होते हैं क्या है, सकिंग पेस्ट ऑफ कॉटन और राइस। इनका जो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, मतलब नॉर्मली ये कितने पाए जाते हैं, ये लगभग जो है EIL के लगभग नीचे पाए जाते हैं। अगर यहाँ पर हम कंट्रोल मेजर जैसे ही फैलना शुरू किए, हमने कंट्रोल मेजर कर दिया, तो इनको ऊपर जाने से रोका जा सकता है। और के पेस्ट क्या है, इनको भैया तो जब फैलना शुरू किए तो इनको रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक, इसके बाद माइनर पेस्ट की बात करें। माइनर पेस्ट क्या होते हैं हमारे, ये हमारे इकोनॉमिक इंजरी लेवल और डैमेज बाउंड्री से नीचे होते हैं। यहाँ पर डैमेज होता ही नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक इंजरी लेवल के बाद ही डैमेज बाउंड्री तेजी से डैमेज होना स्टार्ट होता है। तो इकोनॉमिक इंजरी लेवल और डैमेज बाउंड्री से नीचे होते हैं। लेकिन ऐसा होगा कभी कि फेवरेबल कंडीशन अगर इनको मिल जाए तो हाँ, इकोनॉमिक इंजरी लेवल और डैमेज बाउंड्री तक जा सकते हैं। जैसे उनको जो जो कंडीशन चाहिए हो, जो जो इन्वायरमेंट चाहिए हो, अगर वो ऐसा मिल जाए तो इकोनॉमिक इंजरी लेवल या डैमेज बाउंड्री पर जा सकते हैं। ऐसे पेस्ट क्या कहलाते हैं, माइनर। इसमें कौन सा होता है, थ्रिप्स है, माइट्स है, सुगर केन मिलीबग है, सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, आगे रेगुलर पेस्ट। रेगुलर पेस्ट हमारे क्या होते हैं भैया, देखो ये सीजनल क्रॉप में लगते हैं। ठीक, हर सीजनल क्रॉप में लगते हैं, जैसे सीरियल, पल्स, फ्रूट, या ऐसे जो क्या है सीजनल क्रॉप में, हर सीजन वाली फसल में लगते हैं। आगे ये क्या करते हैं, इनमें एक रेगुलर पेस्ट में एक खास बात होती है कि एक ही क्रॉप में क्या करते हैं, बहुत सारी जनरेशंस, अब इनकी क्या होती है, बहुत सारी जनरेशन जो है हो जाती है, मैनी जनरेशन ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड। एक ही क्रॉप में क्या होगा, इनकी बहुत सारी जनरेशन जिंदा रह लेंगी। जैसे राइस स्टेम बोरर क्या कहलाते हैं, रेगुलर पेस्ट कहलाते हैं इसे। स्पोरेडिक पेस्ट क्या होते हैं, देखो यूजुअली तो ये नेग्लिजिबल होते हैं, मतलब नगण्य होते हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन हाँ, कभी अंडर फेवरेबल इन्वायरमेंट भी मिले तब वो ये जो है डैमेज बाउंड्री पार नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्या हो कि चेंजेस हो जाएं। हाँ, तो क्या बोल रहे थे भैया, पोटेंशियल पेस्ट के बारे में और स्पोरेडिक पेस्ट के बारे में। तो स्पोरेडिक पेस्ट हमारे क्या होते हैं भैया, इनकी संख्या देखो क्या होती है, नगण्य होती है। इनको फेवरेबल कंडीशन दे दो, चाहे उनको जितना खिला पिला दो, रोज सुबह नाश्ते में 1-2 सेब खिलाओ, लेकिन ये क्या करेंगे, इकोनॉमिक इंजरी लेवल या डैमेज बाउंड्री पर पहुंच नहीं सकते हैं। ठीक, इनके इतनी दम नहीं है। लेकिन एक भैया इसमें गड़बड़ है, कभी मान लो ऐसा हो कि तुम्हारी क्या हो, एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए, जैसे क्लाइमेट चेंज धीरे धीरे हो रहा है, कभी ऐसी कंडीशन हो जाए, भगवान सहारे इनको भी जो है थोड़ा ताकत वाकत मिल जाए, तो ये क्या कर सकते हैं कि हाँ, कभी जिंदगी में हो सकता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल या डैमेज बाउंड्री पार कर जाए। हालांकि अभी तक ये किए नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में व्हाइट ग्रब, हेरी कैटरपिलर, ग्रासहॉपर और कटवार्म्स इस कंडीशन में आते हैं। अब ग्रासहॉपर देखिए ना, हरा वाला टिड्डा क्या करता है, इधर उधर कूदता रहता है। तुम्हें लगता है वो क्रॉप को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है कि वो उसके लिए तुमको दवा डालनी पड़े, नहीं डालनी पड़ती, क्योंकि उनकी संख्या हमेशा 2, 4, 5 फुटकर में होती है ना। वही लोकस्ट उनका भाई साहब, मतलब वो टिड्डा है तो टिड्डी भैया ऐसा आती झुंड में कि एकदम धुआं कर देती है। तो हमारे क्या होगी, वो हमारी बहुत भयंकर के पेस्ट होगी। ठीक, पोटेंशियल पेस्ट की आगे बात करें, दीज इंसेक्ट आर प्रेजेंटली नॉट कॉजिंग इकोनॉमिक डैमेज। अभी तो इकोनॉमिक डैमेज कॉज नहीं कर रहे हैं, लेकिन शुड बी नॉट बी लेबल्ड एज पेस्ट, इसीलिए इनको क्या करते हैं, पेस्ट के अंदर ही नहीं रखते हैं। ठीक, आगे इकोनॉमिक इंजरी लेवल इवन, अच्छा हाँ,
स्पोरेडिक पेस्ट में क्या बता दिए थे, स्पोरेडिक पेस्ट में क्या होता है, अगर इनको फेवरेबल कंडीशन दो तो ये पहुंच सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल पेस्ट में ऐसा होता है कि अगर इनको भैया कैसी भी तुम कंडीशन दे दो, कैसी भी तुम क्या करो, कैसी भी इनको कंडीशन दे दो, ये क्या करेंगे, इकोनॉमिक इंजरी लेवल या डैमेज बाउंड्री पर पहुंच सकते ही नहीं है। समझे? इसमें क्या क्या आता है, स्पोडोप्टेरा ल्यूट्यूरा आता है, कॉटन सोयाबीन में आर्मी वार्म आता है, व्हीट में ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है। आर्मी वार्म जो व्हीट में लगता है वो क्या है, इसका एग्जाम्पल है इस पोटेंशियल पेस्ट का। ठीक, स्पोरेडिक पेस्ट एक बार फिर से बता देते हैं, थोड़ा गलत हो गया था वहाँ पर कन्फ्यूजन में। पॉपुलेशन ऑफ दीज इंसेक्ट इज यूजुअली नगण्य होती है, बट इन सर्टेन ईयर्स किसी किसी साल में क्या होता है, अंडर फेवरेबल इन्वायरमेंट ये क्या करते हैं, ये इपिडेमिक हो सकते हैं, किसी क्षेत्र में थोड़ा सा संख्या इनकी बढ़ सकती है और ये क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक इंजरी लेवल और डैमेज बाउंड्री पार कर भी सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल पेस्ट कभी पार नहीं कर पाते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। ठीक, एक बार फिर से समझा दें कि पेस्ट डैमेज बाउंड्री और इकोनॉमिक इंजरी लेवल से हमेशा ऊपर, मेजर पेस्ट इकोनॉमिक इंजरी लेवल से हल्का सा नीचे है, अगर कंट्रोल कर लो तो ठीक है। माइनर पेस्ट इकोनॉमिक इंजरी लेवल और डैमेज बाउंड्री से नीचे ही रहते हैं, लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन दोगे तो क्या करेंगे, पार कर सकते हैं। ठीक, आगे रेगुलर पेस्ट क्या होता है, सीजनल होते हैं, सीजन वाली क्रॉप में लगते हैं, किसी सीरियल में लगेंगे, किसी पल्स में लगेंगे, किसी फ्रूट में लगेंगे, और एक ही क्रॉप में क्या करेंगे, कई सारी जनरेशन जी लेंगे। स्पोरेडिक पेस्ट क्या होते हैं, वैसे तो इनकी संख्या ना के बराबर होती है, जिसे हम बताए थे ग्रासहॉपर कहीं कहीं एक एक दो देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी भैया इनको बहुत अच्छी कंडीशन मिल जाए तो बहुत ज़्यादा संख्या पार कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा किए हैं, इकोनॉमिक इंजरी लेवल डैमेज बाउंड्री पर पहुंच गए हैं, लेकिन पोटेंशियल पेस्ट कभी भी जिंदगी में क्या करेंगे भैया, ये क्या करेंगे, इकोनॉमिक डैमेज कॉज कभी नहीं करते हैं, चाहे इनको फेवरेबल कंडीशन ही क्यों ना दे दो। ठीक, इसमें कौन से आते हैं, स्पोडोप्टेरा ल्यूट्यूरा आता है जो कॉटन में लगता है, आर्मी वार्म आता है यानी जो सैनिक कीट हमारे हैं किसमें आते हैं, गेहूं में लगते हैं। ठीक, तो ये हमारे जो है कुछ इंसेक्ट के टाइप्स हैं, कुछ इकोनॉमिक इंजरी लेवल और डैमेज बाउंड्री हैं। देखो इकोनॉमिक इंजरी लेवल थ्रेशोल्ड लेवल में क्या अंतर होता है, देखो क्या होता है, एक कंडीशन समझो, ये हमारी है इकोनॉमिक इंजरी लेवल, ठीक, ये हमारा है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक, पेड़ पौधों की संख्या, देखो कीड़ों की संख्या जो है क्या होती है, यहाँ पर जो है कम होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ से हम क्या करते हैं, ईटीएल से क्या करते हैं, यहाँ पर हम कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। किसके लिए कंट्रोल करते हैं, कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक इनकी संख्या ना पहुँच पाए। ठीक, ध्यान रखना, हम कहाँ शुरू कर देते हैं, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पर शुरू कर देते हैं दवा डालना, कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल पर ना पहुंच पाए पेस्ट की पॉपुलेशन, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी बात समझो, जो इकोनॉमिक इंजरी लेवल होता है दो चीज़ों पर निर्भर करता है, किस किस चीज़ पर, पहला तो उसकी जो है प्राइस क्या है, जो फसल हम उगा रहे हैं उसकी प्राइस क्या है, दूसरा भैया क्या है, कॉस्ट ऑफ उसको जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, कीड़े को कंट्रोल कर रहे हैं उसमें कॉस्ट कितनी लग रही है। देखो इकोनॉमिक इंजरी लेवल, इकोनॉमिक डैमेज क्या होता है, मैं चीज़ समझो पहले, इकोनॉमिक डैमेज क्या होता है, इकोनॉमिक डैमेज मतलब भैया कि ऐसा है, देखो हमको फसल बेच के कमाना कितना है, ठीक, मान लो 100 रुपये, और उसको कंट्रोल करने में मतलब जो पेस्ट उसके लगा है, अगर हमको 200 रुपये लगाने पड़ जाए तो हम ऐसा क्या पेस्ट कभी कंट्रोल करेंगे क्या, कंट्रोल मीजर ऐसा यूज करेंगे, कभी नहीं करेंगे। सोचो 100 रुपये हम फसल लगाए 1 हेक्टेयर में हम उगाए गेहूँ, हमें उससे मान लो मिल रहा है 1000 रुपये, मान लो, हालांकि मिलेगी तो बहुत ज़्यादा उससे, लेकिन मान लो हम उससे 1000 रुपये कमाएंगे। ठीक, अब उसमें कोई कीड़ा लग जाए, अब कोई कीड़ा लग जाए जिसको जो है ख़त्म करने के लिए हमें 1200 रुपये की उसमें दवा डालनी पड़ जाए, तो क्या हम ऐसा कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल यही होता है, क्या होता है भैया, जो फसल की कीमत उससे ज़्यादा तो उसको ख़त्म करने में हमको नुकसान हो जाएगा, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इसलिए इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक हम पहुंचने नहीं देना चाहते हैं, थ्रेशोल्ड लेवल तक ही रोक लेना चाहते हैं। ठीक, कैसे, अब इकोनॉमिक इंजरी लेवल को प्रभावित क्या क्या करता है, आपको दो चीज़ें बता दी है। जैसे देखो क्या प्रभावित करता है भैया, प्राइस प्रभावित करता है किसका, जो हम उगाए हैं उस चीज़ का, और कॉस्ट प्रभावित करती है लागत किसकी, जो हमको खर्च करना पड़ रहा है किसको, कंट्रोल करने के लिए पेस्ट को। ठीक, तो कॉस्ट जितनी कम होती चली जाएगी उतना इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, और प्राइस हमारा जितना बढ़ता चला जाएगा उल्टा हो गया, कास्ट ऊपर होगी प्राइस नीचे होगा। देखो ये होता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल का फार्मूला। इकोनॉमिक इंजरी लेवल पर कास्ट ऑफ कंट्रोल अपॉन प्राइस ऑफ आउटपुट, जो हमें मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है। ठीक, ये होता है। अब प्राइस ऑफ आउटपुट अगर बढ़ेगा तो इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होगा, घट जाएगा। कास्ट ऑफ आउटपुट अगर बढ़े, कास्ट ऑफ कंट्रोल अगर बढ़ेगा तो इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये दोनों का क्या होता है, समानुपाती संबंध होता है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आज के लिए एंटोमोलॉजी में बस इतना ही। कल आपको जो है क्या करना है, बस
हम कोशिश करेंगे अब जो है इसका जो मतलब आईपीएम वाला पोर्शन है एक दिन में ख़त्म करवा देते हैं आईपीएम। उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्लास एग्रोनॉमी और सॉयल साइंस की हमें लेनी है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, एग्रो और सॉयल कंजर्वेशन में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, जो थोड़ा ट्रिपिकल है। हमें यार ये सरल सरल चीज़ें इसको पढ़ाने में हमको मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा कठिन चीज़ होती है ना तो पढ़ाने में एक्साइटमेंट रहता है। ये आसान आसान चीज़ें ना बस क्या होता है फैक्ट आके सुना दो, मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। ठीक, इसीलिए हम क्या करते हैं, आपको एग्रोनॉमी में जितनी टिपिकल चीज़ें, क्रॉप्स वगैरह नहीं, क्रॉप्स वगैरह आपको खुद पढ़नी है। सॉयल साइंस में जितनी टिपिकल चीज़ें जिनको हम आसानी से आपको याद करवा सकते हैं, ठीक, थोड़ा टफ है जहाँ से क्वेश्चंस खूब आते हैं उन चीज़ों को हम फोकस करेंगे। क्रॉप्स आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक, या फिर भैया जो सौरभ भैया पढ़ा रहे हैं, सौरभ सर, उनसे जो है आप लोग क्या करिए, उनसे क्रॉप्स पढ़ लीजिए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं भैया डीएचओ बनने के लिए अगले सेशन में।